अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत सेहत के महकमे के ऊपर सालाना अरबों खरबों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज नित नई बीमारियों में मुब्तला होते हुए नजर आते हैं और मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक और मर्ज जिसे आमतौर के ऊपर महकमा सेहत नजरअंदाज कर देती है वो है डिप्रेशन। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 5 करोड़ अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा। जी, और इसमें 57.5% खवातीन और 22% इसमें मर्द भी शामिल हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना लो ब्लड प्रेशर, खाते पीते कुछ नहीं हो तुम? डॉक्टर साहब खाना वा सोचा लै गईयां ने मैनू, दुख लै गए ने मैनू, गम लै गए ने मैनू। इस नन्ही मुन्नी उम्र में क्या गम लगा लिए तुमने? डॉक्टर साहब, नन्ही मुन्नी इस जान पर यही गम है कि डॉक्टर्स मरीजों का सही इलाज मुआवजा नहीं करते। हाँ। ये मत कहें फरीद, आप जानते नहीं डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं। सुना नहीं आपने वो? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। ये कोई गाना नहीं है, ये एक डॉक्टर का वर्किंग शेड्यूल है। जी, यही वर्किंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो आप कर रहे हैं। और मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डिप्रेशन की, इसकी तरफ ना महकमा सेहत की तवज्जो है और ना ही हुकूमत की। आपको मालूम है डॉक्टर साहब, यानी 5 करोड़ पाकिस्तानी जो डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हैं, उनके लिए सिर्फ 800 नफ्सियात के डॉक्टर्स मौजूद हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो 40 लाख बच्चों के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद है। क्या करूं मैं? 2 बेटे हैं मेरे, किस किस को डॉक्टर बनाऊं मैं? डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ मोबाइल नहीं ठीक करदा। बड़ा बेटा मेरा मोबाइल ठीक करता है, छोटा बेटा मेरा मोबाइल चोरी करता है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? बड़ा शरारती है, माँ का फोन चोरी करता है और दोस्तों को फोन करता है। ये मोबाइल से हमारी जान छूट जाए ना तो भी डिप्रेशन की बीमारी में कमी आ सकती है। हाँ जी सर। इस धीमे से हमारी जान छूट जाए ना, अस्पताल सुकून में आ सकता है। धीमे, यहाँ साइन करो, एक बंदा तुम्हारा बिल क्लियर कर गया है। मोटा सारा? हाँ। ओ तो मेरा साला है, मैं नहीं घर जाना। क्या? मेरी बीवी फिर मेरी बेइज्जती करती रहती है, तू मेरे भरावां ते बोझ बने। डॉक्टर साहब, इसको भेजें, इसका साला इसका बिल दे गया है। इसका बिल दे गया है, हमें कुछ नहीं दे के गया। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए धीमे को डिस्चार्ज करें, ये खाम खा का बीमार बोझ है हॉस्पिटल पे। ओ मैं नहीं बोझ, भैन मेरी है अस्पताल ते, आया जे बोझ अस्पताल ते। ओहो, कोई बोझ नहीं, मैं नदीम साहब ਤੁਹਾਡਾ बरखुरदार ताबेदार हाँ। मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। एडी एडी मुछां वाला मेरा किथों बरखुरदार हो गया? मेरे बरखुरदार दे ले निके निके ने ओ भाई, ओ किसे बल्द दे बरखुरदार। मैंने आपके लिए तुख्मे अलसी बनाई हुई थी, मैंने आपको खिलानी थी। ओहो, ये तुख्मे अलसी ओ ही नहीं जड़ी नवा खुसा पान नाल चंडी पै जाए ते ओदे ते लाई दी। ओहो नदीम, ये देसी खुराक है सर्दियों की। वलैती खुराक नाल फर्क नहीं पैन दिया, उतो देसी दे मालिक आ गए जी। धीमे, कुछ नहीं है तुम्हें। ओ भाई, यही है डिप्रेशन के मरीज, यही अलामात हैं। आप डॉक्टर लोग सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, बुखार चेक करते हैं और मरीज को चलता करते हैं। करोड़ों लोग इस नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। अच्छा। असल गल ते जे फरीद साहब के भी ना ब्लड प्रेशर चेक करते ने ना शुगर, ये तो मरीज दी जेब चेक करते ने। जेब तगड़ी नजर आवे ते कह देंदे ने प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाना, तुम बेहतर ठीक हो जाओगे। ते जे जेब हल्की निकल आवे ते मेरे वर्गे गरीब आदमी फिर इत्थे ही खचल हुंदे रहते। बातें बनाना तो तुम पे खत्म है, साइन करो और जान छोड़ो हमारी। आप यकीन करें फरीद साहब, सारी सारी रात मैं जागता रहता हूँ।
तो यही है ना डिप्रेशन। लॉजिक साहब डिप्रेशन निकल आया जी। ये कोई मसला ही नहीं है नदीम, सरसों का तेल लो और सर की चंपी करवाओ। ना जी फरीद साहब गवर्नमेंट अगे इल्तजा करो अस्पतालों च मालशीए भी भर्ती करन। ओ भाई, यही तो नफ्सियाती बीमारी है जिसका लोगों को इल्म ही नहीं है। और नफ्सियाती डॉक्टर्स इतने हैं ही नहीं जो आपको बताए कि आप नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। अच्छा जी। तुम ये बताओ, तुम्हें नींद आती है रात को? नहीं जी। तुम्हें भूख लगती है? दसो जी तुहाडा सवाल है। यार तुम अपना बताओ ना। जी मैनू तो भुख भी नहीं जे लगती। किसी से मिलने जुलने को दिल करता है? नहीं रब दा ना जे, मैं तो 3-3 दिन घर नहीं जाता जे मेरा साला आया होवे तो। यार तुम्हारी अपनी बात पूछ रहा हूँ। कुछ करने को दिल चाहता है, खाने पीने को दिल चाहता है? बस फरीद साहब मेरा दिल करता सिर्फ यही करता रहा। जितनी देर तक तुम धीमे खाली ओ करते रहोगे ना, ठीक नहीं हो सकते। तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। उकड़ दुकड़ पंबा पो 80-90 पूरा 100 सोन गोटा तितर मोटा चल मदारी पैसा खोटा। यार मुझे तो डॉक्टर साहब भी नफ्सियाती मरीज ही लग रहे हैं। धीमे अपने इलाज की तरफ तवज्जो दो। ये डिप्रेशन की वजह से तुम फालिज का शिकार भी हो सकते हो। फालिज? अल्लाह ना करे, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता नदीम। और तू यही कही जाने तो रोज तेरे मतेबी चो एक जनाजा निकलता है। मेरे मतेब चो जनाजा नहीं निकलता, मेरे सामने कब्रिस्तान है। आओ तो तुहाडियां बरकतां नाल ही आबाद होया है। फरीद साहब एक पासे बीमारां नूं दवाई दे ही जांदा जी, और नाल ही इन्हें कबरां दे कतबे बनाने वाली दुकान भी खोली। वो मेरी दुकान नहीं है, मेरे बेटे की दुकान है। दीमा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरीद साहब। मेरी फूफी ने भी हकीम साहब को दवाई ली सी। हकीम ने पूड़ी दे के क्या खा लै। मेरी फूफी ने कहा भाई ये पूड़ी खानी कहंजे। हकीम साहब ने कहा सारे नाराज रिश्तेदारा को माफी मांग के ते पूड़ी खा लै। हकीम साहब है चंगे ने माफी मंगन का मशवरा दे देंदे। दीमा जी जो असी फूफी दफनान गए हैं तो अगे इन्होंने ओदा कतबा लिख के रखा। ओ खुदा के लिए इन डॉक्टरों और हकीमों से जान छुड़वाओ। आलमी इदारा सेहत की तहकीक के मुताबिक हफ्ते में 3 मरतबा, सिर्फ 3 मरतबा वर्जिश करने से डिप्रेशन को 16% तक कम किया जा सकता है। ओ बहू जी मुझे डिप्रेशन नहीं है, मेरे मैदे में गड़बड़ है। वो तो मुझे बताओ क्या गड़बड़ है। मैं डॉक्टर हूं, मैंने कोई टेबल पे ईद कार्ड नहीं लगाए हुए। डॉक्टर साहब मैं करेले गोश्त खा सकता हूँ? गजल गा लेते हो? नहीं जी। तुम्हें मना है करेले गोश्त? मैं नरगिसी कोफ्ते खा सकता हूँ? वो गा लेते हो? नहीं जी। ये भी मना है तुम्हें? डॉक्टर साहब चूंगे और कीमा खा सकता हूँ? तबला बजा लेते हो? नहीं जी। ये भी मना है तुम्हें? अच्छा ये बताओ तुम्हें लता के गाने की समझ लगती है? नहीं जी। तुम्हें यहाँ बैठना भी मना है। और डॉक्टर साहब ये मरीज का इलाज कर रहे हैं या उसका म्यूजिक ऑडिशन ले रहे हैं? फरीद साहब मैं चाहता हूं कि इसका म्यूजिक से डिप्रेशन ठीक हो जाए। ये तुमने हर घंटे बाद ये कहना है, कजले दे डोरे मेरे तीरा नालों तिखे ने तेनू जांदा तकिया ते पै गए फिके वे। इसलिए तुम मुझे अच्छी लगती कि तुम तरन तरन बहुत अच्छा करती हो। ओ जुल्फी पुत्र, जे होई तरीका इलाज अपनाना है तो जाके डॉक्टर जुल्फकार अतरे नाल राबता कर बेटे। अच्छा हमारे यहाँ ऐसी ही मसाइल है जिस पर हंसी निकल रही होती है। खामखा की तू मैं मियाँ बीवी के झगड़े और घर में खानदानी मसाइल, और इसके साथ साथ आमदनी आपकी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, ज्यादा बिजली गैस के बिल, और फिर इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ कुर्बत ना होना खानदान के लोगों की। अल्लाह ताड़ी खैर करे, तुसी सही फरमा रहे हो फरीद साहब। हुण साडे घर च 2 महीने हो गए जे स्यापा पे है कि मेरे साले दे मुंडे दी शादी है। बेगम कहती है मैं उत्थे 5000 रुपया सलामी देनी है। ओ मैं ना मेरे को 5 होवे ते मैं विच 5 और पा के ते सुई गैस दा बिल ना तारा। अब देखें
ओ भादी में तेरा तो औखा सौखा होके कोई बिल जमा करवा देगा। ओए मैं क्या करूं जिसके बच्चे स्कूल की फीस ना देने की वजह से घर में बैठे हुए हैं। और तेरे बच्चे दे फीस थोड़ी पे स्कूले जाते। इधर वेख इन्हां दे बच्चे बेचारे सिर्फ इस गल्लों नहीं स्कूले जाते कि असीं स्कूले गए ते अब्बा जी ने पिछों सारी रोटी खा लेनी है। फरीद, असल में लालच और ख्वाहिशात ने भी डिप्रेशन बढ़ा दिया इन लोगों का। हाँ। क्यों बढ़ाया इतना? सुई गैस का बिल, बिजली का बिल। हाय। मेरी तरफ देखें, मैं एक डॉक्टर हूं, सरकारी खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा हूं मैं। बिलीव मी, मैं सारी रात किताब खोलकर खंबे के नीचे बैठा रहता था। सुबह जब किताब खत्म होती थी, आगे कितने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे। तालीम की तालीम, आमदन की आमदन। और मेरी नीयत देखे फरीद, जब तक मैंने एफएससी क्लियर नहीं कर ली, वो बल्ब सड़ा नहीं। हालांकि लोग गुजरते हुए मुझे ताना देते थे कि उठ जाए तो क्यों बल्ब साड़ नहीं। असल में मुझे अपनी जहानत पर एतमाद था कि एफएससी भी क्लियर होगी और बल्ब भी नहीं सड़ेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੇ ਵਲੈਤੀ ਬਲਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬਲਬ ਸਾੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। बस अभी तक तो लोग यही बातें सुन के डिप्रेशन कम करते हैं। हाय। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अम्मा जी मेरे वाले साहब आप बेचारे सारी जिंदगी डबल रोटी बेचते रहे सानू पालने वास्ते। और मेरा ख्याल छोटी डबल रोटी बेचते ने तेरे, तुझे सारे छोटे ही रह गए। अच्छा यार, कभी कभार इस मोहल्ले में शो करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब हम शो करने के लिए आ रहे थे तो वो पिछली गली से पता नहीं किस तरह से किसी की लड़ने की आवाजें आ रही थी। हाँ, मेरा ख्याल कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, और क्या। हाय हाय, रब्बा किसे दा मुताज ना करी, आमीन। तोड़दियां फेरदियां ही ले जावी। सही कह रही हैं अम्मा। जिन्नी देर है वा मेरे आ मौला, अपनी रहमत नाल ही मदद करता रही। आमीन। माँ जी मैं याद ही कर रहे हैं तुहानू। आ गए हो? अम्मा ठीक ठाक हो? हाँ जी। शुक्र। किसे ले ते दिल बड़ा ही रोंदा है। पता नहीं की बनदा जांदा है इंसानां नू। बह के तुहाडे नाल गल करनी आ। तशरीफ रखे अम्मा, बड़ी अफसुर्दा आज नजर आ रही हैं आप। क्या बात है, खैर तो है? बस पुत्र, आला दुआला वेख के ते बड़ा दुख होंदा है। हाय हाय, घर बैठी सा मैं, ते ओ दोतरा मेरा आया सी ते ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ मैं उसकी मूंगफली देख रही हूँ कि थोड़ी सी उधर ही छोड़ के चला गया। ते मैनू याद आ गया, चाचा आपका मेरे लिए सर्दियों में मूंगफली लिफाफा भर के लेके आता। मैं उसको याद करते हुए एवं एक दाना तोड़ के मुंह में डाला है। अच्छा। ते मेरी दाढ़ च फस गया। हुण मैनू ये ना समझ आवे दाढ़ दूजी है कि तीजी है। हाय। ऐसे ही एवं सोचों में पड़ी हुई थी कि पीछे से सलामत की आवाजें आनी शुरू हो गई। अम्मा, हम भी जब शो करने आए तो हमें भी पिछली गली से काफी आवाजें आ रही थी। हाँ, सलामत का घर है ना पीछे। अच्छा अच्छा। ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो गया, मैं आप लोगों का बाप हूँ, क्या कर रहे हो, कुछ हया करो। हुआ क्या अम्मा? रब से डरो, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही मेहनत करता रहा। मैं उठ के निकली हूँ, मैं क्या सलामत तो बड़ा चंगा आदमी है, इसे हुआ क्या है। मैं उसी के घर जा रही थी कि मुझे जुबैदा ने रोक लिया। अच्छा। कहने लगी अम्मा ना जा, झगड़ा हो रहा उनके घर। मैंने कहा हुआ क्या है। कहने लगी सलामत का पुत्र कहता है कि अब्बा जी मकान मेरे नामे लगा दे। अच्छा।
वो बेचारा आगे से इस उम्र में अब डरा हुआ, वो कहता है पुत्र 4 मेरे साथ हैं, जब मर जाऊंगा तो तुम्हारा ही है, मेरा क्या है, तुम लोगों के लिए ही बनाया है ना। तो आगे से कहता है कि नहीं, आप जब तक घर मेरे साथ नामे नहीं लगाते आप निकल जाएं घर से। ये क्या बात हुई अम्मा, ये तो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, मैं क्या फिटे मुंह इसका, बाप को घर से निकाल रहा है। बताओ। मैं क्या छड़ दे, मैनू ना रोक, मैं वेखा ते सही जरा इस मुंडे नू। मैं टुर गई हूं उधर, तो मुझे देख के चुप कर गया। मैंने कहा कोई शर्म कर, बाप के साथ ऊंचा बोल रहा है, क्या हुआ है? कहता माँ जी मैंने कर्जा लेना है बैंक से जी, तो वो मकान इनके नाम है, इनको पहले कहा है कर्जा ले दो, बैंक को कागज रखा के तो मानते नहीं है। वो पास सलामत बेचारा रोने लग गया, कहता है सूद पे कर्जा ले दूं तुम्हें, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें हलाल खिलाया है, अब कमर में मेरी टांगे हैं तो मुझे तुम पुठे काम बता रहे हो। आगे से कहता है कि फिर मकान मेरे नामे लगा दे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। देखो ना जरा, सारी जिंदगी जिस बाप ने पाला पोसा है, खिदमत की है औलाद की, वो पिछली उम्र माँ बाप को क्या टेंशन देते हैं। मैं क्या पुत्र, अम्मा तेरी मर गई है 5-6 साल तो बेचारा कल्ला पिया हुंदा है, बुढ़ी तुम्हारी उसको रोटी दे दे तो खा लेता है, ना दे तो बेचारा मुंह देखता रहता है। क्यों ये जुल्म कर रहे हो? तुम लोगों को मौत नहीं याद, तुमने नहीं बुढ़िया होना। आज जेड़े निके निके पे वेंदे नहीं, प्यो नाल लड़दियां, इन्होंने फिर जदों तेरे सामने खलोना ते तेनू फिर अकल आउनी। सही बात है। जो पे वेंदे ने इन्ना भी तेरे नाल ओह कुछ ही कर। और अम्मा तिनका तिनका जोड़ के वो घर बनाया होगा, तो बाप अब जो है वो बेटे की घर गिरवी रख के कर्ज लेने पे वो क्यों राजी हो? उतों बालां दी मत मारी गई, कहंदा है ए प्यो मेरा मैनू खुश वेखना ही नहीं चाहता। लो बताओ। देखो ना जरा की फिकरा बाल कह देने ना मुरादो, जदों निके निके साओ जेड़ा प्यो तुहाडे नाल खेड़दियां सिर्फ इस गलों हार जांदा सी कि मेरा मुंडा खुश होए, ओ हुण तुहाडी खुशी नहीं देखनी चाहता। हाँ बिल्कुल। बस पुत्र लालच जो है ना वो बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल अम्मा। अब लोग रिश्ते भूल जाते हैं, जायदादों और पैसों के लालच में, दौलत के लालच में रिश्ते भूल जाते हैं। अम्मा जी मैं खुद वेख्या पासलामत नूं, बड़ा मेहनती आदमी, सब्जी वाला छाबा सिर ते चुक के गली गली फिर के वेचदा रहा। बस भुल जांदे ने ना बाल, हाँ जी प्यो साडे लई की करदा रहा है। बिल्कुल। ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਤਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। बहुत मेहनती बंदा। अम्मा जी मेरे वाले साहब आप बेचारे सारी जिंदगी डबल रोटी बेचते रहे सानू पालण वास्ते। मेरा ख्याल छोटी डबल रोटी बेचते ने तेरे, तुसीं सारे छोटे ही रह गए यार फिर तो इस हिसाब दे नाल जुल्फी दे अब्बा जी पेल्सना ही बेचते रहे होने। वेख्या ना मुंडे किड्डे शरारत, हाय अगलियां दे घर रोना पिया ते इन्हां दियां वखियां चढ़न डईयां। सही कह रही है माँ जी, माशरे से संजीदगी खत्म हो गई है, कोई किसी बात को संजीदा ही नहीं लेता है। हाँ जी मैं आप हैरान, मैंने कहा तुम्हारा बाप रो रहा है बैठ के, हाँ तुम ऊपर दाल चावल खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ पहले बाप को चुप कराओ, कहंदा कि मैं कुछड़ चुक लवा, मैं क्या चुक ले, तेनू नहीं हो चुकदा रिहा। सही बात है। मैं क्या इस तरह के भी हैं बच्चे जिनके वालदैन से चला फिरा नहीं जाता, वो गोदियां चुक चुक अपने वालदैन को लिए फिरते। हाँ जी बस पुत्र ये भी रब की समझ देने की बात है। बिल्कुल माँ जी। अगर बंदा समझ जाए जी
क्या कुछ भी नहीं, मिट्टी कट्टा ये नहीं रहा। हाय हाय। ये कोई भी ना इस तरह करे दौलत पीछे। जी जी हर दूसरे घर में लड़ाई है, बिल्कुल ऐसा हाँ ही हो रहा है। जी, कोई बहना भरा आपस में लड़ रहे हैं, हाँ। कोई वालदैन को बिस्त कर रहे हैं बिल्कुल। सिर्फ दौलत के लिए। हाँ जी, उतरे ये पुत्र, मैं तो समझती हूँ ये बगैरती है। जो गैरतमंद आदमी है ना, जी जी वो कभी दूसरे की दौलत पे नजर नहीं रखता, बेशक वो माँ बाप की क्यों ना हो। सही कह रही हैं आप अम्मा। आ जाए माँ बाप की दौलत हिस्से में तो वो उसकी देन है, बिल्कुल। मगर लालच करना और नजर रखना ये भी कोई गैरतमंदों का शेवा है। हाँ जी, और अम्मा जी, ये वो वालिदैन जो अपने मुंह का निवाला निकाल कर बच्चों को देते रहे, जो अपने तन का कपड़ा जो है वो नहीं बनाते और अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, उन वालिदैन से बच्चे लड़ पड़ते हैं कि मकान जायदाद हमारे नाम करो। हाँ बस ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। बिल्कुल ਇਹ ਗੋਗੇ ਹੋਰੀ ਅੱਧੇ ਹੱਥੇ 'ਚ 8 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ 3700 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਥਕੜਾ ਭਾਈ 8 ਮਰਲੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਹੱਥੇ ਦੇ 'ਚ 8 ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਗੋਗੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਮਰਲੇ ਹੀ ਸਣ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸਣ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਸਣ। ਗੌਰੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਹੋਏ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ। ਪੁੱਤਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਦੀ, वाह, ਇਸ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, जी, ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। बिल्कुल सही। ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਲਾਮਤ ਵਿਚਾਰਾ हाय ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाय हाय। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, हाँ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਣੇ। यही कह रही हैं। ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। हाँ जी, बिल्कुल। ਆਹ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੀ? हाँ जी माँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ नहीं ਛੱਡਦਾ। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नहीं पहले आप बताएं। नहीं, पहले आप बताइए, आपके पास क्या मालूम है? नहीं भाई, तेरे वर्गे एंकर जेड़े होंदे ना, जेड़ी गल करो को कह देंदे ने, नहीं ये तो हमें पहले ही पता था, कोई नई बात बताएं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, कुछ बताइए, इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस हो रहे हैं? बताएं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? चौधरी साहब, हमने यही पूछने के लिए तो आपको जहमत दी है आज शो में। नहीं पहले आप बताएं। नहीं, पहले आप बताइए, आपके पास क्या मालूम है? नहीं भाई, तेरे वर्गे एंकर जेड़े होंदे ना, जेड़ी गल करो को कह देंदे, नहीं ये तो हमें पहले ही पता था, कोई नई बात बताएं। चौधरी साहब, सियासत के रमूज आप जानते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं। देखें फरीद साहब, ये सियासी रमूज तो एक साइड पे रखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे तो यही अब हो गया कि इलेक्शन होंगे। पीटीआई ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस किया हुआ था, वो उसका फैसला सुन के अब उनकी जो ख्वाहिश थी ना ये इलेक्शन डिले कराने की, जी जी,
वो तो दम तोड़ गई है। ओ इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा जा सकता है कि हो जाएंगे टाइम पे, मगर रब दियां रब ही जाने बस। जी आप देखें, फिलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासी और माशी मुस्तकबिल के लिए आम इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अच्छी। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में माशी हालात भी ठीक हों और सियासी हालात भी ठीक हों, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होने चाहिए फ़ौरन। डॉक्टर साहब 8 फरवरी को ही होंगे इलेक्शन? जी 8 फरवरी अनाउंस हुई है। थानू को अगर काम में तो अगे कर देने चौधरी साहब, इलेक्शन के बाद महंगाई में कोई कमी आएगी? होएगी कमी है, महंगाई है, कोई तेरा पसंद नहीं ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि माशी बेहतरी एक ही सूरत में आ सकती है, इलेक्शन करवाए जाए। वैसे ही मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे साहब जवाब, तो आवाम को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे भी चौधरी साहब, इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हाँ जी, वो तो धड़ाधड़ हो रहे हैं जी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान से हर हलके में काफिली के उम्मीदवार खड़े होंगे। वाह 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 वाह। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो कारकर्दगी रही है पिछले कई सालों से, जो काफिली की कंट्रीब्यूशन है जी जी अवाम की खिदमत करने में, जी उसको मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह अवाम काफिली को चुनेंगे इंशाल्लाह। मगर चौधरी साहब, अब आपने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया है। क्या आपको लगता है कि तमाम जमातों को यकसा मौके नहीं मिल रहे? जी वो तो इसलिए कर रहे हैं कि तो हम तो ये ना हो कि जिस तरह बस के सवारियों का समान चाड़न वाले नूं अखीर ते सीट ही नहीं मिलती। हम तो ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को यकसा मौके मिलने चाहिए। और इलेक्शन जो है वो जाहिर है, ये अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगी तो वो इलेक्शन जो है वो लोग ज़बरदस्ती तो कबूल कर लेंगे, दिल से कबूल नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों को सुकून मिल जाए और लोग मुतमईन हो जाएं, हालात जो है वो सुधर जाएं, तो उसके लिए आवाम को तसल्ली देनी बड़ी ज़रूरी है। और लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर तो आवाम तसल्ली में नहीं आएगा कभी। चौधरी साहब, आपने जो सीटों की बात की है उससे मुझे याद आया कि चौधरी सालिक साहब ये कहते हैं कि नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। शरीफ बरादरान, आप घर पे जब आए आपसे मुलाकात के लिए तो कोई सियासत पर बातचीत नहीं हुई, बस गपशप लगती रही। ये किसने कहा है? ये चौधरी सालिक साहब ने कहा है। साल जी जी, पता नहीं केड़े लगा देंगे, मेरे सामने तो चुप ही बैठा रहता है। मेरा ख्याल है खुफिया जर्नलिस्ट रखे ने, साइडल होके बयान दे देंगे। अच्छा चले फिर आप ही बता दें, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नून लीग से? नहीं, जो बात की है सालक साहब ने वो ठीक की है। अभी सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, इंशाल्लाह जल्द सारे फैसले हो जाएंगे। अभी जब वो आए थे अभी तो उन्होंने वाकई हाल ही पूछा था, एक दो भी जोर गल्लां की थी, बाकी सारा हाल ही पूछा। चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है, हो जाएगी सीट एडजस्टमेंट? अजी जाहिर हो जाएगी, इलेक्शन दी सीटां ने, कोई वैगन दी सीटां थोड़ियां ने। टाइम लगेगा। जिहदे कंडक्टर तरले लै रहे होंदे, भाई तुसीं अगे आओ, तुसीं पिछे टुर जाओ, जनानी सवारी है जनानी नाल बहा दिओ। जाहिर है ये इलेक्शन की जो सीटें होती हैं, ये जब दोनों पार्टियां चाहती हैं तो फिर हो ही जाती है एडजस्टमेंट। वैसे चौधरी साहब, सीट एडजस्टमेंट की बात तो आप उनके साथ कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर लाडले का इल्ज़ाम लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, ये
तो हर दौर में कोई ना कोई लाडला होता ही है। हमें तो नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं। वो गड्डी दे फिरंडे होंगे ना, वो किहड़े वाकर ते फिरंडे होंगे। या माइक दी जगह उन्होंने हाथ झंझना फड़िया होंगे। लाडले किस बात पे हैं? वो सियासतदान है और वो अपनी जो पीछे उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो उनका अदालत का हो रहा है। और मसला ये है कि जिसके भी जब केस खत्म होते हैं जी वो उसको लाडला कहना शुरू कर देते हैं लोग। इस तरफ कोई नहीं सोचता कि अगर खत्म हो रहे हैं तो केस झूठे थे। देखना तो ये चाहिए ना कि केस झूठे थे इसलिए खत्म हो रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा है कि कई हुकूमतों ने अपने मुखालफिन पे केस करवाए हैं, वो झूठे केस निकले, वो खत्म हो गए हैं। तो अगर इनके भी केस खत्म हो रहे हैं तो उस पर ये कह देना कि ये लाडले हैं, ये मेरा ख्याल है ये ठीक बात नहीं है। तो चौधरी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब के मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं हो पा रहा है अब तक। जी वो उस बात से ऐसे भी बड़े परेशान हैं। बड़ी दफा मैसेज भेजा परवेज साहब को, छड़ दो चौधरी साहब खाम खा गदली बेड़ियां च बटे पाई जाते हो। हाँ जी बड़ी हो गई जी, इन्ना तो नूरी नत नहीं रहा जेल च जिन्ना चौधरी परवेज इलाही साहब रहे ने। तेरे वैसे सदके जावा तू मिसाल केड़ी कढ़ के लियांदी है। नूरी नत दी जगह गौरी साहब तुसी नेल्सन मंडेला भी पा सकदे हो। वो ते है भी तुहाडी बरादरी। वैसे चौधरी साहब, चौधरी हुसैन इलाही के जलसे में जो गुजरात में हुआ था उसमें शुरा खाना ना मिलने पर एक दूसरे से उलझ पड़े। उन्होंने कहा जी वीआईपीज को पहले खाना दिया गया, बर्तन उछल गया उसमें, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। जी जी मैंने भी वो खबर सुनी है। मैं बड़ा हैरान हुआ, गुजरात में कभी ऐसे नहीं था हुआ। ये होनी जेड़े रोटी तो लड़ पे ना, मैंने लगता है कि गोगे के रिश्तेदार गुजरात शिफ्ट हो गए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी ये कद्दू रंग है? जी भाई जी। हाँ, बच्चे जब वो गोला गंडा खाते हैं ना, बर्फ वाला गोला, तो उस पे हरा रंग डालते हैं, तो वो चूस चूस के हरा रंग चूस चूस के फिर लास्ट पे ऐसा हो जाता है। ये तो गोला डिगण वाला हो जाता है। अच्छा जी, आए रोज़ हम जहां मायूसी की खबरें सुनते हैं, अफसोसनाक खबरें सुनते हैं, वहीं आज मैं आप लोगों को एक दो अच्छी खबर भी सुनाने जा रहा हूं। नहीं, जब मैंने आते ही ये देखा ना कि आज आपने कद्दू रंग की टाई पहनी हुई है, तो मुझे महसूस हो गया था कि आज ठंड पड़ेगी। यानी तो कद्दू ठंडा होता है। अजीजी ये कद्दू रंग है? जी भाई जी। हाँ, बच्चे जब वो गोला गंडा खाते हैं ना, बर्फ वाला गोला, तो उस पे हरा रंग डालते हैं, तो वो चूस चूस के हरा रंग चूस चूस के फिर लास्ट पे ऐसा हो जाता है। ये तो गोला डिगण वाला हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है नोमी ने टाई चोकली गोगा ते लून ला के तार समझन लगा सी। पता क्या अपना फरीद सियाना साहब, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हस्बे हाल जहाँ पे खुशियां देनी चाहता है अपनी आवाम को, वहां पे जो संजीदा खुशी की खबरें हैं वो भी उन तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो अजीजी, और मैं तुम्हारी बात पे ये सोच रहा था कि मेरी टाई का रंग देख के तुम अंदाजा लगाते हो कि आज मैं किस तरह की खबर दूंगा। जी सर, जब सुर्ख टाई होती है तो ये आपस च गल करने आज अल्लाह खैर ही करे। अज भरजाई ने मैनू लगता टाई तो फर्क ही करो कढ़े है। उठो तो जाकर काटन कराओ। अच्छा चलो खबर भी सुन लो यार। जी क्या खबर है? अच्छा खबर ये है बड़ी पॉजिटिव, और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको ये खबर उजागर करती है। जबरदस्त। और खबर ये है कि मुल्तान की एक प्रिंसिपल है बिनेश सईद साहिबा। अच्छा। एक तंजीम है एशिया एजुकेशन कॉन्क्लेव। ये तंजीम असातिज़ा कराम को उनकी तालीमी खदमात के ऊपर अवार्ड से नवाजती है, और इस बार इन्होंने बिनेश सईद साहिबा का इंतखाब किया। और ये ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि बिनेश सईद साहिबा ने ये अवार्ड एशिया के 15 ममालिक के 2000 से ज़्यादा
असातिज़ा इकराम जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे, जी। उनमें कॉन्टेस्ट किया और ये बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने जीता। क्या बात, जबरदस्त। वीनस सईद साहबा जो हमारी बहन है, लाइमन उन्होंने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया है। हाँ जी बिल्कुल। और ख़ास बात यह है कि वह मुल्तान से हैं, चूँकि मुल्तान से हमें भी एक अल्लाह ने गिफ्ट दिया हुआ तो ये दूसरा गिफ्ट बीनश सईद साहबा ने हमें दिया। अच्छा, और अजीज़ी एक चीज़ और भी है कि जब इस तंजीम ने बिनिश साहिबा को ये अवार्ड दिया तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी बना कर दी साथ में, और इस रिपोर्ट में उस तंजीम एशिया एजुकेशन कनक्लेव ने ये लिखा है कि बिनिश साहिबा की एक उस्ताद, कोऑर्डिनेटर, ट्रेनर और प्रिंसिपल के तौर पर तालीमी खिदमात काबिल सताइश हैं। याहिर है। देखें जी, बात ये है कि इस तरह की चीज़ों को सामने लाना चाहिए, हाँ जी, ताकि दूसरे जो लोग हैं उनको भी कोई रास्ता नजर आए, सही। वो भी मुतासर हों, वो भी इन लोगों को आइडियलाइज करें और इस तरह के मेहनत करके अवार्ड्स लें, हाँ जी। और दुनिया को ये बताएं कि ही हमें यालबल्लड़ लोग ही नहीं है गए, हम मेहनत भी करनी जानते हैं और हम में पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग भी मौजूद हैं। एक और अच्छी खबर सुनो जरा। वाह रे वाह, गोगा सोच रहा होगा यार अज खबरां दी थां ते अगर कीमे वाले नान हुंदे एक होर आना सी। मैं फिश लाइक करता हूँ। वाह। जी, और इंशाल्लाह किसी दिन तू फिश फड़ दी डुबने। सुनो यार, खबर गुजरांवाला से ही है लेकिन खाने पीने से मुतालिक नहीं है। हाँ, ये बड़ी बहुत ही ऑनर की बात है। गुजरांवाला की रिहायशी रिफत आरिफ साहिबा, क्या खबर है? रिफत आरिफ साहिबा जी, जिन्हें सिस्टर ज़ैफ के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, इन्होंने भी यूनिसेफ के ताउन से वर्की फाउंडेशन से इसी साल ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता है। वाह वाह, शुक्र है गुजरांवाला से वेट लिफ्टरों के अलावा भी कोई अवार्ड लेके आया है। यार अजीजी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, और इस अवार्ड के तहत इन्हें $10 लाख भी इनाम में मिलेंगे। वाह वाह वाह, हुण भैन मेरी दे घर वाले किधरे $10 लाख दे तिक्के ही ना खा छड्डन। और मैंने इनका एक इंटरव्यू भी पढ़ा है। अच्छा, जी हाँ, वो बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही असातिज़ा की मारपीट के डर से स्कूल छोड़ दिया। अच्छा, और उसके बाद खवातीन के कपड़ों पर सिल्क सितारा का काम करना सीख लिया, जिसका उन्हें एक सूट के ऊपर काम करने की 10 रुपए की उजरत मिला करती थी। और फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ाने का अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने घर के सहन में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ ये खुद भी पढ़ती रहीं और मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत भी करती रहीं। और आखिरकार इन्होंने अपना एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लिया, जहां पर उन्होंने तालीम और तरबियत के शोबे के अंदर इतनी मेहनत की कि इन्हें इस अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया गया। वाह 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 वाह, वेरी गुड। क्या कहें? देखिए ना, वो क्या कहते हैं कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, बिल्कुल, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। वाह वाह। ये ऐसे जो मेहनत कश लोग हैं, जो ऐसी हमारी बहनें या भाई को ऐसा काम करते हैं, हाँ जी, तो बाखुदा बड़ी उम्मीदें लग जाती हैं और ये महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे सूखे हुए दरख्त के ऊपर एक पत्ता भी हरा निकलता है ना, हाँ जी, तो वो जो उस पौधे का मालिक होता है या जिसने वो लगाया होता है, उसकी खुशी की कोई इंतहा। वाह। अजीजी, उम्मीद की एक किरण फूट पड़ती हाँ है। जी, उसको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि नहीं भाई हरा है भाई, हाँ जी, ये फिर से भरेगा हरियाली से। हाँ, तो इंशाल्लाह यहाँ भी ऐसा ही है। जरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल सर, जरा थोड़ा सा पॉलिसीज अच्छी बनाएं, कवानीन अपने अच्छे करें, अपने सिस्टम को अच्छा करें, तो ये लोग सारे बड़े अच्छे हैं। हाँ जी, जैसे मैं सोच रहा था कि मोटरवे के ऊपर चीख चीख के मोटरवे पुलिस और गवर्नमेंट थक गई है कि अपनी गाड़ियों के ऊपर वो एम टैग लगवाएं, हाँ जी, हाँ जी, ताकि आपको वहां खड़े होके पैसे ना देने पड़े या टोकन ना लेना पड़े, आप जाएं और तेजी से, बिल्कुल, क्योंकि अब रश बहुत हो गया हुआ है मोटरवे, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बहुत, मगर लोग नहीं लगवा रहे। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि मोटरवे पुलिस को और गवर्नमेंट को ये मैं मशवरा जरूर दूं कि भाई जी सिर्फ इतना कर दो कि जिसने एम टैग लगवाया हुआ है हाँ जी, उसका अगर 100 रुपया बनता है, तो जिसने एम टैग नहीं ना लगवाया हुआ, हाँ हाँ, जो टोकन लेगा वो 200 का होगा। डबल कर दे रही डबल कर दें, हाँ, जिसका एम टैग है वो वही रेट पे जाए बेहतरीन, सही, जिसने नहीं लगवाया एम टैग हाँ जी,
वो 200 रुपया दे दे, वो डबल पैसे दे दे। तजवीज़ अच्छी है वैसे अजीजी। भाई जी तुसी देखना महीने दे अंदर अंदर सारे ही है, जिस तरह हुण ट्रैफिक लाइसेंस दियां नहीं लैना लग गई ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ जी हाँ जी जितनी देर तक नहीं सख्ती की लोगों ने नहीं बनवाए, सुना, हाँ जी और लाखों लाखों हम बता चुके हैं पहले भी, कोई 70-80 लाख गड्डी है लाहौर में, बिल्कुल और लाइसेंस 13-14 लाख के पास थे, मेरा ख्याल है इतनी को फिगर थी। जी जी तो लोग अब लाइनें लगी हुई हैं, वक्त पड़ा हुआ है ट्रैफिक पुलिस को, हाँ सिरे सिरे लोग अपना अपना नाश्ता लैके लाइन च लग जाए जिस तरह इंग्लैंड के वीजे वाली लाइन च नहीं लगते, उंज आजकल ड्राइविंग लाइसेंस की लाइन में लगे होते। हाय तो ईमान से जरा सा सख्ती की जाए ना, हाँ जी और बाहर के ममालिक में भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे है ना जी, यहाँ पे नहीं पार्किंग हो सकती, हाँ। जी और बिल्कुल नहीं हो सकती, 100% सख्ती है। वहां पे कोई सेंसिटिव एरियाज जो हैं, वहां पे अगर कोई गाड़ी खड़ी कर जाए जी तो वो आके उसे वो शिकंजा डाल देते हैं टायर में, और डाल के चले जाते हैं। सही अब वो टायर को शिकंजा डला हुआ है, गाड़ी चल ही नहीं सकती। हाँ अब वो बंदा जाएगा, पहले बैंक के थ्रू उनको पेमेंट देगा, हाँ जी उनका फाइन जुर्माना, बिल्कुल फिर वो आएंगे, फिर वो आके वो अपना लॉक खोलेंगे, वो टायर पे लगा हुआ, फिर वो जाएगा। वाह इतनी तकलीफ से ही कभी भी नहीं उधर कोई गाड़ी खड़ी करता। उसको पता होता है कि इधर गाड़ी खड़ी की तो 2 घंटे गोल हो जाएंगे और साथ पैसे भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की सख्तियां की जाए ना, हाँ जी तो सारे ठीक हो जाएंगे। चंद दिन इन्होंने ये मोटरवे पे किया है कि जो एम टैग वाली लाइन में घुस गया और उसने नहीं लगवाया हुआ, जी उसको पुलिस वालों ने पहले सारी गाड़ियां पीछे करवाई हैं, ओ और फिर उसको भी बाहर निकलवाया है, अच्छा और फिर उसका चालान भी किया है। मगर इससे बाकी सारियों का क्या कसूर? वो सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं ना, मुतासिर होते हैं। जिसने किया है, जो नहीं कर रहा वही भुगते सारी चीज को। जी जी जी, इसका सीधा हल है, सीधा हल है कि जो बंदा गलत भी आ गया है एम टैग वाली लाइन में, जिसने नहीं भी लगवा हुआ वो उसको टोकन दें, हाँ जी और टोकन वो वाला दें कि एम टैग नहीं है, इसका लगा हुआ। सही उसने जहां पे उतरना है उधर अगर उसका 500 बनता है तो उसका कहें जी 1000 रुपया दे, हाँ उथे ਉਹਦੇ ਨਾਲ करो जो करना है। हाँ उसको नहीं भाई जी, जिसने गड्डी रुकी हुई है उसको इतना जुर्माना डबल कर देना कोई ऐसी बात ही नहीं उसके लिए। मगर फिर भी लोग जो हैं वो एहसास करेंगे कि भाई उतर के लुआ लो एम टैग। हाँ जी उधर साथ ही उन्होंने कंटेनर खड़े किए हुए, 5 मिनट लगाएं और पैसे दे के तो उधर टैग लगवा लें। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बाकी रहे तो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत सिखाएं। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।